वीडियो के पहले भाग में हमने देखा कि उद्योगपति और नेता मिलकर टैक्सपेयर के पैसे से केवल अपना साम्राज्य बड़ा करते हैं। अब वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि अन्य देशों के दूरदर्शी नेताओं ने किस प्रकार अपने नागरिकों को समृद्ध व समर्थ बनाया है। 1999 में चुनकर आई वाजपेयी सरकार ने सरकारी बीमार उद्योगों को बेचने का काम शुरू किया, जो उनके बाद आई कांग्रेस सरकार ने भी जारी रखा। परंतु सरकारी उद्योगों के विनिवेश की यह प्रक्रिया इन उद्योगों को बंद करने की कम और अर्थव्यवस्था के बढ़ते घाटे को पूरा करने के लिए अधिक है, क्योंकि प्रतिवर्ष कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी कुछ उद्योगों में बेची जाती है। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाना शुरू किया है। मोदी सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) पास किया है, जिससे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे विलफुल डिफॉल्टर्स की कंपनियों को नीलाम कर सरकारी बैंकों का कर्ज वसूल किया जा सकेगा। लेकिन प्रगति बहुत धीमी है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में भी इन नीतियों का स्वागत नहीं है, इसलिए मोदी जी अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इस देश में ब्रिटेन की 15 साल प्रधानमंत्री रही श्रीमती मार्गरेट थैचर जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जो अपने कार्यकाल में सभी सरकारी उद्योगों और बैंकों को निजी क्षेत्र में विनिवेश करने में सफल हुई। भारत में नेताओं के लिए सरकारी बैंक व उद्योग एक दुधारू गाय की तरह हैं, जिसमें चारा तो जनता देती है, लेकिन दूध उन्हें मिलता है। वे अपने रिश्तेदारों, प्रशंसकों और उद्योगपतियों के लिए माई बाप बन जाते हैं और इस प्रकार अपना राजनीतिक भविष्य सुदृढ़ करते हैं। अतः नेता सरकारी उद्योगों को बंद करने की कभी वकालत नहीं करेंगे। यह भी स्पष्ट हो गया है कि जब तक सरकार बैंकों और उद्योगों को चलाना बंद नहीं करती, टैक्स पेयर के घाटे को कम नहीं किया जा सकता और भ्रष्ट और निकम्मे लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खाते रहेंगे। मोदी सरकार सभी बीमार उद्योगों को बेचना चाहती है, लेकिन विरोधी दल समाजवाद का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। वे ऐसे कदमों को कर्मचारी और जन विरोधी घोषित कर देश में सामाजिक व राजनीतिक अराजकता फैला सकते हैं। इस बीमार अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमने सरकार को किस उद्देश्य के लिए चुना है? क्या घाटे में चल रहे इन सभी बैंकों और उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचना एक अच्छा विकल्प नहीं है, जिससे मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लाखों करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति की राह मिलेगी। इससे रोज के भ्रष्टाचार, घोटालों, धरनों, हड़तालों और प्रदर्शनों से भी देश को छुटकारा मिलेगा। निजी कंपनियां इन उद्योगों के कर्मचारियों को अपने यहां रोजगार देंगी, जैसा सारी दुनिया में होता है। सरकारी औद्योगिकरण का यह प्रपंच समाप्त होना चाहिए, जिसमें केवल भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी और भाई भतीजावाद को प्रश्रय मिलता है और नुकसान टैक्स पेयर को भरना पड़ता है। कोई देश जनता के पैसे की लूट द्वारा आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता। छद्म समाजवाद की यह राजनीति इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है और यह मार्ग बंद होना चाहिए। सरकारी उद्योगों को तत्काल बेचकर पारदर्शी नीतियों द्वारा निजी बैंकों व उद्योगों को बढ़ावा देकर अधिक रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होगी और सरकार को देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए ये कदम उठाने चाहिए। इन कदमों से कोई व्यक्ति सरकार और उसके नागरिकों के बीच बिचौलिया बनकर टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई को नहीं लूट सकेगा। हमें उन देशों का अनुकरण करना चाहिए जो अपने प्रयत्नों द्वारा पिछले 2-3 दशकों में खुशहाल बन गए हैं। हमें उत्तर व दक्षिण कोरिया, जो 1953 के युद्ध के बाद एक ही देश के 2 भाग बन गए हैं, के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। हम इन देशों की आर्थिक प्रगति का भारत की आर्थिक प्रगति से तुलना करेंगे। उत्तर कोरिया में समाजवाद है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और दक्षिण कोरिया में पूंजीवाद व प्रजातंत्र है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन समृद्ध करता है, परंतु सरकारें उसमें प्रोत्साहन देती हैं। 1990 में भारत और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था $300 बिलियन के आसपास थी। दोनों देश गरीब थे और दोनों के पड़ोसी से युद्ध होते थे। दोनों देशों में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। इन देशों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों ने पिछले 30 वर्षों में कितना अंतर पैदा किया है, वह आश्चर्यजनक है। उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति के भिन्न सूचकांक सच्चाई का बयान करते हैं। तीनों देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए
एक टेबल आपके सामने है। पहले हम आबादी की बात करेंगे। उत्तर कोरिया की आबादी 2.3 करोड़, दक्षिण कोरिया 5.14 करोड़ और भारत 138 करोड़ है, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उत्तर कोरिया $35 बिलियन, दक्षिण कोरिया 1630 और भारत $3200 बिलियन है, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन प्रति व्यक्ति को क्या मिला वो हम देखेंगे। जीडीपी प्रति व्यक्ति, उत्तर कोरिया $1800, दक्षिण कोरिया $33,320 और भारत $2,170 है। मासिक औसत आय सूचकांक, मंथली इनकम इंडेक्स, उत्तर कोरिया का नंबर 145, दक्षिण कोरिया का 30 और भारत का 139 नंबर है 189 देशों में। निर्यात, उत्तर कोरिया $4.7 बिलियन, दक्षिण कोरिया 553 और भारत $23 बिलियन है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तर कोरिया का नंबर 71, दक्षिण कोरिया 22 और भारत का 129वां नंबर है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, उत्तर कोरिया 26, दक्षिण कोरिया 2.7 और भारत का 32 प्रति हजार है, जो 1971 में 129 था। भ्रष्टाचार सूचकांक, उत्तर कोरिया 174, दक्षिण कोरिया 65 और भारत का नंबर 80वां आता है। इंटरनेट का प्रयोग, उत्तर कोरिया 0.1%। उत्तर कोरिया में इंटरनेट केवल सरकारी कामों के लिए उपयोग होता है और जनता के पास कोई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दक्षिण कोरिया की 82% आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है, जबकि भारत की 50% आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। भूख का सूचकांक, हंगर इंडेक्स, उत्तर कोरिया 92, दक्षिण कोरिया 0, वहां कोई भूखा नहीं है और भारत का 102 नंबर आता है, जिससे पता चलता है भारत में कितनी भूख है। प्रतिद्वंद्विता सूचकांक, कंपटीशन इंडेक्स, उत्तर कोरिया 100, दक्षिण कोरिया 22 और भारत 48वां नंबर है। लिंग भेद सूचकांक, उत्तर कोरिया का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, दक्षिण कोरिया 10 और भारत 165 देशों में 127वां नंबर है। प्रसन्नता सूचकांक, लोग कितने खुश हैं, उत्तर कोरिया का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, दक्षिण कोरिया 54 और भारत का 165 देशों में से 144वां नंबर है। खुशहाली इंडेक्स, प्रोस्पेरिटी इंडेक्स, उत्तर कोरिया का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, दक्षिण कोरिया 29 और भारत का 165 देशों में से 101 नंबर है। इस तालिका से हमें पता चलता है कि समाजवाद ने उत्तर कोरिया और भारत को कहां पहुंचाया है। 30 वर्ष पहले गरीब पूर्वी जर्मनी और समृद्ध पश्चिमी जर्मनी में लगभग यही स्थिति थी। आज दक्षिण कोरिया की हुंडई, सैमसंग, एलजी, किया आदि कंपनियों का कम से कम एक उत्पाद भारत के हर घर में प्रयोग किया जा रहा है। यही आर्थिक प्रगति का सच्चा मार्ग है। अधिक निर्यात कर विदेशों से धन लाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाता है। यह मान लेना कि गरीबों को बीमार उद्योगों से लाभ पहुंचता है एक बहुत बड़ा भ्रम है। उत्तर कोरिया और भारत का अनुभव ये स्पष्ट संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि बीमार अर्थव्यवस्था में केवल बिचौलियों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों के स्वार्थ पूरे होते हैं और निर्धन लोग अज्ञानता के कारण अपने ही विनाश का ढोल पीट कर खुश होते हैं। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक नुकसान गरीबों को होता है, क्योंकि वे जन्म दर जन्म उसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। देश मेहनत कर उत्पादकता बढ़ाने से समृद्ध होते हैं, तभी गरीबों की संतानों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पौष्टिक आहार, अच्छे रोजगार और रहने के लिए घर मिलेगा। 1990 तक भारत और चीन दोनों विकासशील देश थे, परंतु पिछले 30 वर्षों में चीन ने अभूतपूर्व प्रगति की है। चीन कहने को एक साम्यवादी देश है, परंतु उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। हमें समझना होगा कि साम्यवादी व्यवस्था में रोटी को बड़ा करने की क्षमता नहीं है, वह केवल सबको बराबर रोटी बांटने की पद्धति है। पूंजीवाद रोटी को बड़ा करने की क्षमता देता है ताकि सबको अधिक रोटी मिले। आज चीन विश्व की 13% अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर
दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है, जबकि अमेरिका 25% अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर सबसे बड़ी आर्थिक व सामरिक शक्ति है और भारत का हिस्सा केवल 1.5 से 2% तक है। अमेरिका और यूरोप के सभी देशों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर सारी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र में है, जिनका एक ही मूल मंत्र है कि जब तक कोई कार्य निजी पैसे से बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए टैक्स पेयर का पैसा क्यों खर्च किया जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन देशों में फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, मिसाइल आदि भी निजी उद्योग बनाकर सरकार को देते हैं। सरकार का दायित्व है कि वह टैक्स पेयर का पैसा उत्पादक कार्यों में लगाए, भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरी को प्रश्रय देने में नहीं। हमारे देश ने भी प्रगति की है, लेकिन अन्य देश हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हम 5000 या 2000 वर्ष पहले क्या थे, आज के समय में इसका कोई महत्व नहीं है। अपने स्वर्णिम भूतकाल को लेकर यह बहस अर्थहीन है। गाड़ी के शीशे में पीछे की भीड़ देखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें वहां देखना चाहिए जहां हम पहुंच सकते हैं। केवल निराशावादी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। यदि हमें दलदल से निकलकर भविष्य में प्रगति की राह पकड़नी है, हमें हर उस कठिनाई को पार करना होगा जो हमारी मंजिल का रास्ता रोके हुए है। सभी प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु मिडिल क्लास टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई के बल पर ऐश कर रहे नेता, कर्जदार उद्योगपति व भ्रष्ट अधिकारी केवल अपने स्वार्थ पूरा करते हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। पिछले 70 वर्षों में नेताओं और उद्योगपतियों की जुगलबंदी इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई है। देश की अर्थव्यवस्था में केवल मिडिल क्लास का सच्चा योगदान है, क्योंकि गरीब आदमी तो टैक्स दे नहीं सकता और अमीर आदमी अर्थव्यवस्था से लेता अधिक है और देता बहुत कम है। मिडिल क्लास सरकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करता है और अमीर आदमी उद्योगपति बनकर उस पैसे को बैंकों से कर्ज लेता है और फिर अपने उत्पाद महंगे दामों पर मिडिल क्लास को बेचता है, जो उसे ब्याज देकर किश्तों पर खरीदता है। टैक्स पेयर के पैसे से अमीरों के इलाके में सड़क, बिजली, पानी की उत्तम व्यवस्थाएं पहुंचती हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता है और आम टैक्स पेयर गंदी अंधेरी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है। अमीर आदमी के उद्योग या व्यापार का लाभ सारा उसका है और यदि हानि हुई तो उसके लिए सरकारी बैंकों से लिया कर्ज वापस करना आवश्यक नहीं है, जिसे सरकार मिडिल क्लास टैक्स पेयर से पूरा करेगी। इसी से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे विलफुल डिफॉल्टर्स पैदा होते हैं, जो सरकार को ठेका भी दिखा सकते हैं। कौन अधिक समझदार व चालाक हुआ, उद्योगपति कितना टैक्स दे, यह भी वही तय करता है। यदि उद्योगपति अपना कमाया हुआ धन नेताओं को देता है तो वह भी बदले में रियायतों का सौदा करेगा। उद्योगपति मिलकर अपने संगठन के माध्यम से सरकार की आर्थिक नीतियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं। सभी राजनीतिक दल उनके चंदे से चलते हैं, आम जन के भरोसे नहीं, जिन्हें लुभावने नारों द्वारा 5 वर्ष में एक बार वोट देने के लिए तैयार किया जाता है। सारी प्रक्रिया में केवल मिडिल क्लास टैक्स पेयर पिसता है, गरीब आदमी वहीं का वहीं खड़ा है और बढ़ती महंगाई के कारण उसका जीवन स्तर गिरता चला जाता है। यही मूल कारण है कि इस देश में अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं। मिल बांटकर खाने का धंधा आज भी पूर्ववत चल रहा है और कोई उसे चुनौती देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया के तीनों भागीदार नेता, उद्योगपति, भ्रष्ट अधिकारी इस व्यवस्था से प्रसन्न है। गरीब जनता का क्या है, उसे तो सस्ता राशन, बस रेल में सस्ती यात्रा व 5 वर्ष में एक बार वोट देकर प्रसन्न हो जाना चाहिए। प्रजातंत्र 5 वर्ष में एक बार वोट देने का नाम नहीं है, अपितु देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था में लगातार भागीदारी करने का नाम है। इसलिए सभी नागरिकों का अपने अधिकारों के प्रति सचेत बने रहना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि नेता हमारे भाग्य विधाता नहीं हैं, अपितु हमने उन्हें 5 वर्ष के लिए एक जिम्मेदारी दी है। सांसद और विधायक केवल प्रतिनिधि हैं, क्योंकि प्रत्येक आदमी संसद या विधानसभा में नहीं बैठ सकता। वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें शासक का कानून, रूल ऑफ रूलर नहीं अपितु रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित करने के लिए चुना गया है। हमारी अधिकतर जनता अबोध है और मुफ्त में रेवड़ियां खाना चाहती है, परंतु वे नहीं जानते कि मुफ्त की रेवड़ियां आती कहां से हैं। इस देश के प्रजातंत्र को विकसित और परिपक्व होने में अभी बहुत समय लगे, तब मिडिल क्लास
व बुद्धिजीवी वर्ग की क्या भूमिका है? क्या वे चुपचाप बैठे इस देश को लूटते हुए देखते रहें? यदि वे इस देश के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह देश उनके कंधों पर खड़ा है। केवल यह वर्ग देश को बचा सकता है, क्योंकि अपने दम पर प्रगति करने की इच्छा शक्ति और साहस केवल इस वर्ग में है। यदि आज राजनेताओं में दूरदृष्टि व साहस की कमी है, तो मिडिल क्लास व बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व है कि वे सरकार को मनोवैज्ञानिक बल दें और देश की सरेआम लूट को बंद करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। आज सोशल मीडिया में वह शक्ति है जिससे सरकारें हिल सकती हैं। यदि सभी प्रबुद्ध नागरिकों की आवाज बुलंद हो तो सरकार व विपक्षी दल एक मत होकर इस समस्या का निदान करेंगे। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इस वीडियो के संदेश का प्रचार प्रसार करें और जन जन को, विशेषकर मिडिल क्लास व बुद्धिजीवी वर्ग को टैक्स पेयर के पैसे की लूट के बारे में सचेत करें। सभी इस वीडियो को लाइक करें और इसे जनमत संग्रह का स्वरूप दें। आपकी लाइक का अर्थ होगा कि आप बैंकों और उद्योगों को चलाना सरकार का दायित्व नहीं मानते। जब लाखों करोड़ों लाइक सरकार और संसद तक पहुंचेंगे तो सबकी नींद खुलेगी और विपक्षी दलों के भी कान खड़े होंगे, जो संसद में सरकार को संदेश देंगे कि बैंक और उद्योग चलाना सरकारों का काम नहीं है। सरकारें केवल गवर्नेंस पर ध्यान दें, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुना, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं आशा करता हूं कि इस देश के सभी नागरिक, विशेषकर मिडिल क्लास व बुद्धिजीवी, जिनके हित देश हित से जुड़े हैं, सरकार, विपक्षी दलों और संसद को उचित संदेश देंगे। मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन दबाएं। इसके साथ ही सभी दर्शक लाइक व डिसलाइक के रूप में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। देश के लाखों करोड़ों नागरिकों की आवाज बुलंद होकर देश की सरकार व संसद तक पहुंचे। धन्यवाद।